ऋषि पूरी रात बड़ी माँ के कमरे में रहा। निमो भी वहीं थी। निमो कुर्सी पर अपने सिर को हाथ से टिकाए सो रही थी। ऋषि बड़ी माँ के बगल में बैठा उनके हाथ को अपने माथे से लगाए वहीं बैठे बैठे सो गया था। सुबह करीब 7 बजे बड़ी माँ नींद से जागी। उनके नींद से जागते ही हलचल होने लगी जिससे ऋषि की आंख खुल गई। बड़ी माँ उठने के साथ ही बैठने की कोशिश करने लगी, जिस पर ऋषि ने उनकी मदद की। अब तक निमो की भी आंख खुल चुकी थी। वह भी बड़ी माँ के बगल में आकर खड़ी हो गई। बड़ी माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? ऋषि ने पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्रियंका कैसी है? बड़ी माँ ने घबराते हुए कहा। बड़ी माँ, परेशान मत होइए, प्रियंका बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर और नर्स उसके पास हैं, ऋषि ने आश्वस्त किया। बड़ी माँ उठकर जाने लगी तो ऋषि ने उन्हें रोकते हुए कहा। बड़ी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। पर बड़ी माँ ऋषि की एक नहीं सुनती और सीधे प्रियंका के कमरे में चली जाती हैं। वहां प्रियंका को सही सलामत देख उनकी जान में चली जाती हैं। वहां प्रियंका को सही सलामत देख उनकी जान में जान आ जाती है। बड़ी माँ प्रियंका के कमरे से निकलकर सीधे आराध्या के कमरे की तरफ जाने लगी तो ऋषि उन्हें बीच में रोकता है। बड़ी माँ, अपने कमरे में चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे इस समय आराध्या की टेंशन हो रही है। उसे कल बहुत बुरी तरह चोट लगी है। मुझे अभी उसे देखना है। बड़ी माँ, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं, मैं भी बेकार में परेशान हो रही हूँ। अरे, आज उसकी वजह से प्रियंका ठीक है। अगर वह नहीं होती तो प्रियंका आग में जल चुकी होती। क्या? बड़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आराध्या की वजह से प्रियंका ठीक है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि हैरान हो गया। हाँ, कल जब आग लगी थी तो मैं वो सब देखकर एकदम घबरा गई और वो सारे गार्ड बाहर खड़े बस तमाशा देख रहे थे। आग धीरे धीरे बढ़कर प्रियंका के कमरे की तरफ जाने लगी थी। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। तभी फ्लैशबैक। जब आराध्या ने देखा कि बड़ी माँ इतनी घबरा रही हैं, उसे समझने में देर नहीं लगी कि अंदर कोई है जिसके लिए बड़ी माँ इतनी परेशान हो रही हैं। आराध्या ने सारे गार्ड्स की ओर देखा और उन्हें अंदर जाकर मदद करने के लिए इशारा किया। मैडम, हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है। आप देख सकती हैं ना कितनी बुरी तरह आग लगी है। बस थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आ जाएगी, गार्ड ने कहा। आराध्या को समझने में देर नहीं लगी कि गार्ड अंदर जाकर मदद नहीं करना चाहते हैं। आराध्या बड़ी माँ की हालत देख नहीं रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोस लिया और पीछे की तरफ से एक खिड़की की मदद से अंदर चली गई। बड़ी माँ ने जब आराध्या को अंदर जाते देखा तो उनकी हालत और खराब हो गई। वो जोर जोर से और मदद के लिए चिल्लाने लगी। आराध्या जब अंदर पहुंची तो देखा एक कमरा है जहां पर अभी आग नहीं पहुंची थी, पर कुछ ही देर में वह कमरा आग की चपेट में होगा अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो। आराध्या सीधे उसी कमरे की तरफ गई। उसने देखा वहां पर एक नर्स जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने नर्स को बाहर निकलने में मदद की। अंदर पेशेंट है,
नर्स ने कमरे से बाहर आते ही आराध्या से कहा। आराध्या फिर से अंदर गई। देखा बेड पर एक लड़की 22 से 23 साल की लेटी हुई है। आराध्या ने गौर से देखा तो पाया यह वही लड़की है जिसकी तस्वीर उसने ऋषि के साथ उसके कमरे में देखी थी। आराध्या को नहीं पता था यह लड़की ऋषि की कौन लगती है। आराध्या खड़ी प्रियंका को ही देख रही थी। इतने में नर्स की आवाज आई। मैडम, प्लीज जल्दी कीजिए, आग बढ़ती जा रही है। आवाज सुनकर आराध्या जल्दी प्रियंका के पास आती है। वह प्रियंका को जल्दी से कंधे का सहारा देकर खड़ी करती है। आराध्या जैसे तैसे प्रियंका को बाहर लेकर आती है। बाहर आते ही नर्स भी उसकी मदद करने लगती है। आराध्या नर्स और प्रियंका को लेकर उस खिड़की के पास पहुंचती है जहां से वह अंदर आई थी। सबसे पहले नर्स उस खिड़की से कूदकर बाहर निकलती है। बाहर आते ही कुछ गाड़ियां भी वहां पहुंचती है। आराध्या प्रियंका का एक हाथ नर्स के हाथ में देती है और उसके शरीर को सपोर्ट करते हुए खिड़की के उस पार पहुंचाने की कोशिश करती है। इसमें नर्स और गार्ड उसकी मदद करते हैं। जब बड़ी मां देखती है कि प्रियंका बाहर आ गई है, पर उसके शरीर पर जगह-जगह थोड़ी बहुत चोट के निशान थे। अब आराध्या जैसे ही खिड़की से कूदकर बाहर आने को उठती है, ऊपर से एक जलती हुई लकड़ी आकर उसके बाजू पर लग जाती है। आराध्या जल्दी से उठकर उस लकड़ी को फेंकती है और उठकर खिड़की से बाहर खुद जाती है। ऐसे ही आराध्या बाहर आती है। बड़ी मां उसका जला हुआ बाजू देखती है। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, इनकी हालत बहुत खराब है। नर्स एकदम से प्रियंका को देखकर कहने लगती है। जैसे ही बड़ी मां यह सुनती है कि प्रियंका की हालत खराब है, उनके होश उड़ जाते हैं और घबराहट के मारे बेहोश हो जाती हैं। फ्लैशबैक एंड। ऋषि यह सब सुनकर इस समय किसी गहरे सदमे में था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आराध्या ने यह सब किया। उसे अब याद आता है कि कल रात को उसने आराध्या के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और उसे क्या-क्या नहीं सुनाया। आता है कि कल रात को उसने आराध्या के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और उसे क्या-क्या नहीं सुनाया। वह जल्दी से भागकर आराध्या के कमरे में जाता है। देखता है वह कमरे में नहीं है। फिर वह सीधे नीचे आता है। एक मेड घर की सफाई कर रही होती है। ऋषि उससे पूछता है, आराध्या कहाँ है? पता नहीं मालिक, हमने सुबह से उसे नहीं देखा है, मेड ने उत्तर दिया। अब ऋषि के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ऋषि आराध्या को पूरे मेंशन में ढूंढता है, पर आराध्या उसे कहीं नहीं मिलती। अब ऋषि को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी उसके पास एक गार्ड आता है और ऋषि से कहता है, सर, कल रात मैंने मैडम को मेन गेट की तरफ जाते हुए देखा। गार्ड की बात सुनकर ऋषि का और दिमाग खराब हो जाता है। आराध्या रात को ही घर से चली गई थी। यह सोच कर ऋषि और पागल होता जा रहा था। उसे याद आता है उसका फोन तो मेंशन में ही रह गया है। वह वापस जाता है और अपना फोन लेकर जैसे ही बाहर आता है, उसे हॉल में बड़ी मां मिल जाती है। बड़ी मां ऋषि को रोकती है और पूछती है, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बड़ी मां, टेंशन मत लीजिए, आराध्या जल्दी मिल जाएगी। ऋषि ने कहा, मिल जाएगी? मिल जाएगी तो तुम्हारा क्या मतलब है? ऋषि, आराध्या कहाँ है? बड़ी मां चौंकते हुए बोली।
बड़ी माँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा, परेशान मत होइए। परेशान ना हो कैसे? परेशान ना हो? मेरी बहू घर पर नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूं? कहाँ गई आराध्या? कल तो यही थी। ऐसा क्या हो गया एक रात में कि वह घर छोड़कर चली गई? ऋषि समझ गया था कि बड़ी माँ इस समय बहुत ही गुस्से में है। ऋषि ने बड़ी माँ से कहा, बड़ी माँ, कल आपकी और प्रियंका की हालत को देखकर मुझे लगा इन सब की वजह शायद आराध्या है, और मैंने गुस्से में उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। सिर्फ डांटा ही नहीं है बड़ी मालकिन, मैंने देखा था छोटे मालिक ने बहुरानी पर हाथ उठाया था और साथ उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए भी कहा। मैंने देखा था, पर उस समय मालिक इतने गुस्से में थे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, निमो ने कहा। बड़ी माँ ने जब यह सुना तो उनका गुस्सा ऋषि पर फूट पड़ा। यह मैं क्या सुन रही हूँ? ऋषि, तुमने बहू पर हाथ उठाया? घर जाने के लिए कहा? बड़ी माँ ने गुस्से से कहा। बड़ी माँ, आप जानती हैं, आप और प्रियंका के आगे मुझे कोई नहीं दिखता। मैं इतने गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, और इन्हीं सब में मेरा हाथ उठ गया। पर मैंने उसे घर से जाने के लिए नहीं कहा था, बस कुछ समय यहाँ से जाने के लिए कहा था। मतलब अपने रूम में जाए, मुझे नजर ना आए। पर वह तो घर से ही चली गई, ऋषि ने समझाया। घर से नहीं जाती तो क्या तुम्हारी आरती उतारती? तुमने बिना सोचे समझे उस बेजुबान पर हाथ उठा दिया। अरे, इतना तो सोचा होता। वह लड़की बोल नहीं सकती है। जब से घर में आई है, तुम्हारा गुस्सा ही तो देखा है उसमें। मत भूलो ऋषि, वह नहीं आई थी तुमसे शादी करने के लिए। तुम गए थे दिल्ली से देहरादून उसे शादी करने के लिए। वजह चाहे जो भी हो, पर पूरे रीति रिवाज से तुमने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इस रिश्ते को ना तुम बदल सकते हो ना विधाता। जब शादी कर रहे थे उससे, कभी नहीं सोचा था उसकी जिम्मेदारी होगी तुम पर। कौन सी जिम्मेदारी निभाई है तुमने उसके लिए? एक पत्नी होने का कौन सा हक दिया है तुमने? अरे, हक छोड़ो, तुमने तो उसे अपने कमरे में भी नहीं रहने दिया। बड़ी माँ ने ऋषि को खरी खोटी सुनाई। ऋषि चुपचाप सर झुकाए बड़ी माँ की सारी बातें सुन रहा था। बड़ी माँ, आपको मुझे जितना भला बुरा बोलना है बोल लीजिएगा, पर प्लीज इस समय मुझे आराध्या को ढूंढने जाने दीजिए, ऋषि ने विनती की। बड़ी माँ खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहती है, उसके मायके फोन करो, पता करो वहां आई है क्या। बड़ी माँ, वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बस यही सुनना बाकी था कि बड़ी माँ को जो गुस्सा शांत होने जा रहा था, वह फिर से भड़क गया। तभी हॉल में एक जोर से थप्पड़ की गूंज आई, जो बड़ी माँ ने ऋषि को मारा था। मतलब तुम जानते थे कि आराध्या अनाथ है? वह बेजुबान लड़की जो बोल नहीं सकती, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसके साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसे संस्कार नहीं दिए थे मैंने तुम्हें। आज तुमने आराध्या के साथ गलत करके मेरी परवरिश पर सवाल उठाया है, बड़ी माँ ने गुस्से से कहा। बड़ी माँ ऋषि की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है और कहती है, ऋषि नंदा, जब तक मेरी बहू इस घर में वापस नहीं आती, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर
आराध्या नहीं मिली और तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना बोलकर बड़ी माँ प्रियंका के कमरे में चली जाती है। बड़ी माँ की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद ऋषि जैसे हिल सा गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बड़ी माँ उससे कभी ऐसा भी कुछ कह सकती है। पर वह जानत था इस बार गलती उसी की है और बड़ी माँ को मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वह आराध्या को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाए। ऋषि सीधे मेंशन से बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठते हुए सूरज को कॉल करता है। सूरज, कमिश्नर साहब से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दें। मुझे आराध्या किसी भी कीमत पर चाहिए। और हाँ, हमारे जितने भी आदमी हैं उन्हें एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हर जगह पर जाकर आराध्या को ढूंढने के लिए बोल दो। जी सर, सूरज ने उत्तर दिया। ऋषि की गाड़ी उस समय दिल्ली की सड़कों पर बेलगाम घूम रही थी। ऋषि पागलों की तरह आराध्या को ढूंढ रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ऋषि की धड़कन और तेज होती जा रही थी। ऋषि का फोन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। हर फोन के बाद उसके पास दूसरा फोन आ जाता था आराध्या की डिटेल्स के लिए। ऋषि और आराध्या की शादी की जो न्यूज़ पब्लिक हुई थी, ऋषि ने उसी न्यूज़ से आराध्या की फोटो सबको दे दी थी ताकि आराध्या को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही थी। ऋषि ने जितना हो सका इस न्यूज़ को मीडिया से छिपाने की कोशिश की, क्योंकि ऋषि के बहुत से दुश्मन थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि उसकी वाइफ इस समय लापता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे। इसीलिए ऋषि ने अपनी तरफ से आराध्या को ढूंढने की कोशिश की थी। वो इस समय मीडिया को इस बारे में नहीं पता लगने दे सकता था। ऋषि को आराध्या को ढूंढते हुए इस समय पूरे 4 घंटे हो चुके थे। ऋषि काफी परेशान था। तभी ऋषि का फोन एक बार फिर बजा। इस वक्त कोई भी कॉल अवॉइड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कॉल पिक कर ली। ये एक ननोन नंबर था। हेलो, हेलो सर, मैं रोहिणी सेक्टर से कांस्टेबल अजय बोल रहा हूँ। मुझे कमिश्नर साहब ने एक तस्वीर दी थी और कहा था इस महिला को ढूंढना है। हाँ, वो मेरी वाइफ है। क्या कुछ पता चला? जी सर, इस समय आपकी वाइफ मंदिर में है। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ और जब तक मैं ना आऊं, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा और देखिए वो कहीं चली ना जाए। उसे वहीं रोककर रखना। सर, मैं यहीं मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ। आप जल्दी आ जाइए। मैं यहीं हूँ। मैं मैडम को कहीं नहीं जाने दूंगा। ऋषि ने अपनी गाड़ी फुल स्पीड में मंदिर की तरफ दौड़ा दी। उसने अपने फोन से सूरज को कांटेक्ट किया कि वो भी जल्दी से अपने गार्ड्स को लेकर मंदिर पहुंच जाए। ऋषि की गाड़ियों का काफिला कुछ ही समय में मंदिर पहुंच गया। उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से कवर कर दिया। 10 से 15 मिनट बाद ऋषि की गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुक गई। ऋषि जल्दी से दौड़कर मंदिर के अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसके सामने कांस्टेबल आ गया। सर, सर, मैंने आपको फोन किया था। मैडम उस तरफ है। ऋषि कांस्टेबल की बताई दिशा की तरफ भागता है। जैसे ही वो
मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। वो देखता है मंदिर के एक तरफ बहुत सारे भिखारी लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बूढ़े बुजुर्ग हैं और वो भी भीख मांग रहे हैं। ऋषि अपनी नजरें दौड़ाकर इधर उधर देखता है। उसे भिखारियों से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ से टेक लगाकर आराध्या बैठी हुई दिखती है। आराध्या जब कल रात घर से निकली थी तो बारिश हो रही थी। उसी बारिश में उसके सारे कपड़े भीग गए थे और पैदल चलते चलते उसके सारे कपड़ों में मिट्टी लग गई थी। रोने की वजह से उसका मासूम सा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। बाल बिखरे पड़े थे। आराध्या घर से बिना चप्पलों के ही निकली थी तो उसके पैरों में भी कई जगह से कट गए थे और वहां से खून भी निकल रहा था जो कि अब सूख गए थे। उसके बाजू में जलने का घाव था जो कल प्रियंका को बचाने के चक्कर में उसे लगा था। आराध्या जिस पेड़ के नीचे बेसुध सी बैठी थी उसके सामने एक केले और 2 सेब रखे थे। शायद किसी ने आराध्या को भिखारी समझकर दे दिए थे। आराध्या को ऐसा देखकर एक पल के लिए तो ऋषि की दुनिया ही उजड़ गई थी। इस समय ऋषि की कंपनी के शेयर की कीमत $50 बिलियन है। ऋषि की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों करोड़ों में डील करते हैं। ऋषि की कंपनी का टर्नओवर ट्रिलियंस में आता है। नंदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में 1% की इक्विटी लेने के लिए लोग बिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं। और उसी ऋषि नंदा की वाइफ आज एक भिखारी की तरह मंदिर के सामने बैठी हुई थी। ऋषि धीरे कदमों से चलकर आराध्या के सामने आता है। ऋषि के कदम जैसे उठ ही नहीं रहे थे। एक एक कदम इतना भारी था कि उसे खुद नहीं पता चला कि कब वो सामने आ गया। ऋषि की आंखों में इस समय पश्चाताप के आंसू थे। ऋषि धीरे कदमों से पेड़ के पास आता है। आराध्या अभी भी एकटक मंदिर की तरफ देख रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ऋषि उसके सामने आ गया है। ऋषि आराध्या के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहो मुझे सजा दो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। आराध्या ने जब ऋषि की आवाज सुनी तब उसे ऋषि के होने का एहसास हुआ। उसने अब मंदिर से नजर हटाकर सामने ऋषि को देखा। उसने आज से पहले ऋषि को जब भी देखा था तो वो ड्रेसअप रहता था। कपड़े एकदम सलीके से पहने हुए, बाल एकदम सेट और चेहरे पर अलग ही नूर रहता था। पर आज ऋषि के कपड़े पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। उसके पूरे बाल अस्तव्यस्त थे, आंखें रो रो कर सूज गई थी और चेहरे पर पश्चाताप और अफसोस के भाव थे। आराध्या भी एक पल के लिए ऋषि को पहचान नहीं पाई थी। जब आराध्या ने ऋषि को अपने घुटनों के बल बैठा हुआ और माफी मांगते देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसे नहीं लगा था कि ऋषि उसे ढूंढने आएगा। उसे तो लगा ऋषि ने उसे घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे ऐसे ही दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कल रात जब आराध्या ऋषि के घर से निकली थी उसे लगा कि शायद अब उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। ऋषि ने पहले ही कह दिया था कि शादी का उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं है। और जब उसने आराध्या को अपनी जिंदगी से और अपने घर से बाहर निकाल दिया तो शायद वो उसे लेने कभी नहीं आएगा। आराध्या को
तो ये भी नहीं पता था कि वो इस समय दिल्ली के किस इलाके में है। वो बस बेसुध सी चलती जा रही थी। चलते चलते उसे ये मंदिर दिखा तो उसे बचपन में सिखाई एक बात याद आ गई है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान अपने बच्चे की हर मनोकामना पूरी करता है। बस यही सोचकर आराध्या उस मंदिर के सामने चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने आज पहली बार भगवान से अपने लिए मौत मांगी थी। इतनी बड़ी दुनिया में बेसहारा कैसे जीती? हर किसी ने तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। पहले गौतम ने उसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहा, और ऋषि ने उसे अपने मकसद के लिए शादी की। रात ऋषि ने उसे अपने घर से भी निकाल दिया था ही कौन उसका जिसके लिए वो जीती? आराध्या उस मंदिर में बैठे बैठे उसे इतना भी होश नहीं रहा कि कब रात से सुबह हो गई। वो बस अपने आने वाली मौत का इंतजार कर रही थी। एकदम सामने राम सीता की मूर्ति को देख रही थी। उसने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही बैठे बैठे उसके कानों में अचानक से ही ऋषि की आवाज आई, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो, पर मुझे माफ कर दो। आराध्या ने जब ऋषि को देखा तो एक पल के लिए चौंक गई। उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि ये ऋषि है। उसने सोचा भी नहीं था कि ऋषि उसे ढूंढेगा और उसे लेने यहाँ तक आ जाएगा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस समय किसी की बातों को कैसे समझे। वो बस ऋषि को देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऋषि ने जब उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो उसे आराध्या के चेहरे पर बेतहाशा सवाल नजर आए। वो आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ से आराध्या के आंसुओं को पोंछा। ये पहली बार था जब ऋषि ने अपने हाथ से आराध्या के चेहरे को छुआ था। ऋषि उसके बगल में बैठ गया। उसने आराध्या का एक हाथ अपने हाथ में लिया और पश्चाताप के साथ बोला, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और मेरी गलती शायद माफी के काबिल नहीं है, पर फिर भी तुमसे माफी की उम्मीद करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आराध्या अभी भी एकटक ऋषि की आंखों में देख रही थी। चुपचाप बस उसे देख रही थी। वो उसके सवालों का कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। ऋषि को लगा शायद आराध्या ने उसे माफ नहीं किया। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई। उसे मंदिर के प्रांगण में थोड़ी ही दूर पर एक 3 फीट का त्रिशूल दिखा जो जमीन में गाड़ा हुआ था। ऋषि बिना कुछ सोचे समझे वहां तक गया और उसने अपना एक हाथ त्रिशूल में गाड़ दिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। आराध्या ये देखकर बहुत घबरा गई। वो भागकर ऋषि के पास आई और उसने उसका हाथ त्रिशूल से हटाया। उसने देखा ऋषि के हाथ से खून निकल रहा है। जल्दी से उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ऋषि के हाथ पर बांध दिया। ये क्या किया आपने? इसी हाथ से मैंने तुम पर हाथ उठाया था ना। इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी मुझे। क्या अब तो मुझे माफ करोगी? आराध्या ने अपने हाथों से कुछ इशारा किया। वो कहना चाहती थी कि ऋषि ने कल रात उसे घर से बाहर निकाल दिया है। ऋषि को उसके सारे इशारे समझ तो नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना मालूम पड़ गया था कि वो घर
से बाहर निकलने की बात कर रही है। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने बस उस समय तुम्हें वहां से जाने के लिए कहा था। तुम बिना सोचे समझे घर छोड़कर आ गई। प्लीज आराध्या, घर चलो। बड़ी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। किसी और के लिए ना सही, उनके लिए घर चलो। तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं ना, पर बड़ी माँ ने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। आराध्या फिर अपने हाथों से कुछ इशारा करती है। वो पूछना चाह रही थी कि बड़ी माँ से तो उसका रिश्ता माँ बेटी का बन गया है, पर आप किस रिश्ते से उसे वहां ले जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आराध्या ने इधर-उधर देखा। उसे सामने राम सीता की मूर्ति नजर आई और वो ऋषि का हाथ पकड़कर राम सीता की मूर्ति के पास ले गई। ये दोनों कौन हैं? राम सीता। फिर उसने अपनी एक उंगली ऋषि की तरफ रखी और फिर अपनी तरफ की ओर रखकर पूछा कि हम दोनों कौन हैं? ऋषि को अब समझ में आ गया था कि वो अपने और उसके रिश्ते का वजूद मांग रही है। ऋषि ने देखा कि वहां की पूजा की थाली में सिंदूर पड़ा है। रात भीगने की वजह से आराध्या की मांग का सारा सिंदूर धुल गया था और उसकी मांग इस समय पूरी सूनी हो रखी थी। ऋषि ने उस थाली से सिंदूर उठाया और आराध्या की मांग में भर दिया। आराध्या, तुम ऋषि नंदा की हो, मेरी पत्नी हो। पहले मैंने तुमसे शादी मकसद से की थी, पर आज अपने मन से भगवान को साक्षी रखते हुए मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। और आज भगवान के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं शादी में हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा और तुम्हें हर वो सम्मान मिलेगा जिसका मेरी पत्नी को हक है। ऋषि अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और आराध्या से पूछता है, आराध्या, क्या तुम मेरा हाथ थामकर सारी जिंदगी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो?